Hello students, how are you? Welcome to CATG online classes, and this is class 10th English, second poetry of the syllabus, Fire and Ice. Now Fire and Ice is a very short poetry, and it is written by a very famous American poet, that is Robert Frost. Now before we proceed further, I would suggest that you keep another mobile in your hand like this, where you can open the PDF which is there in the description box of this video, and when you open the PDF you can read the text and you can understand the poem better, and also keep a notebook and pen in your hand so that you can take down the points. Okay, now Robert Frost, a very famous American poet, has written this poetry, and it's a very small 9 lines poetry, very short poem. Now Fire and Ice, ऐसा मानते हैं कि उस समय एक डिबेट था, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने जब ये लिखा था तो देयर वाज अ डिबेट अमंग many intelligent people. The intelligentsia of the world was discussing that how would the world end, what will happen, what will cause the end of this world, यानी जो हम संसार देख रहे हैं ये संसार समाप्त कैसे होगा, इस पे बड़ा डिबेट चल रहा था. And there were two different opinions. Some people believed that there will be all fire. It will be completely engulfed in fire. And how this fire will come? It might come through some volcanic eruption, or that lava will flow out, or some meteor or meteorite will strike the earth's surface, and there will be fire all around and this entire world will burn. मतलब एक साइंटिफिक डिबेट जो चल रहा था दुनिया में उस समय, उसमें पहला ओपिनियन लोगों का एक ये था कि दुनिया जो है वो आग से खत्म हो जाएगी. आग कैसे लगेगी? या तो कोई वॉल्केनिक इरप्शन होगा, या फिर कुछ ऐसा होगा कि कोई उल्का पिंड आके, कोई मीटियोर आके भिड़ जाएगा अर्थ के सरफेस से और आग लग जाएगी पूरे दुनिया में और दुनिया खत्म हो जाएगी. एक दूसरा जो हाइपोथेटिकल एक लोगों ने कंसेप्ट बनाया था, एक दूसरा जो लोगों ने सोचा था, एक ओपिनियन था लोगों का कि नहीं, आग लगने से दुनिया खत्म नहीं होगी. अगर दुनिया खत्म होगी तो वो खत्म होगी आइस एज के आने से. Now this ice age can be due to anything. It can be a temperature fall due to some unexplained reasons. So कोई temperature fall होगा या कुछ ऐसा होगा, उसकी वजह से ये दुनिया खत्म होगी, या सारे ग्लेशियर्स मेल्ट कर जाएंगे और पूरे दुनिया में बर्फ पानी भर जाएगा एंड देन वो जम जाएगा. So people had different kind of hypothesis related to the end of the world. दुनिया का अंत कैसे होगा, इस पे बड़ी बातें चल रही थी. सो ये पोयम भी ऐसा मानते हैं लोग, जो एनालिस्ट्स हैं, जो क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं पोयम का, वो कहते हैं कि ये पोयम भी कहीं ना कहीं उस डिबेट से इंस्पायर्ड है. कहीं ना कहीं वही थॉट लिया है यहाँ रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, लेकिन यहाँ फायर और आइस का लिटरल मीनिंग नहीं है. यानी एग्जैक्टली फायर का मतलब आग नहीं है और आइस का मतलब एक्चुअली बर्फ नहीं है इस पोयम में. एंड देयर इज अ डीपर मीनिंग टू दैट. और क्या डीपर मीनिंग है, यही हम इस पोएट्री में आज समझेंगे. बहुत छोटी पोएट्री है लेकिन बहुत डीप मीनिंग है, हमारे डे टू डे लाइफ को एक्चुअली रेफर करता है. और दुनिया को हम यहाँ अगर ऐसे समझें कि दुनिया क्या है, हमारे इंसानों की दुनिया क्या है, ह्यूमन इंटरैक्शंस, ह्यूमन रिलेशनशिप्स, यही हमारी दुनिया है. जो एक इंसान और दूसरे इंसान का जो आपसी जो उसका कनेक्शन होता है, जो तालमेल होता है, जो इंटरैक्शन होता है, यही इंसान का दुनिया है. दिस इज द वर्ल्ड दैट वी लिव इन, इजंट इट? नाउ और यू कैन से बियॉन्ड दिस, और क्या है बियॉन्ड दिस? देयर आर प्लांट्स, देयर आर एनिमल्स, एंड अगेन that also is connected to us through our interaction with them. हमारा जो उनसे जो भी interaction है उसी से वो हमसे connected है. Okay, so this is what the human world is actually. यही है human world, और क्या है? So यहाँ पे अगर हम world को human relationship समझें, और fire और ice का meaning तब बदल जाता है. तो क्या बदल जाता है और क्या कहा है पोएट ने फायर और आइस के बारे में, और वो कैसे
दुनिया को खत्म करेगा, यानी ह्यूमन रिलेशनशिप्स को खत्म करेगा, ये देखते हैं हम इस पोयम में। और एक बात और कि क्या फायर और आइस एक्सक्लूसिव है, यानी या तो फायर है या आइस है, या ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं। ये सारी बातें हम जब इस पोयम को पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएंगी। सो नाउ ओपन दैट PDF and let's start with the analysis of the poem, the paraphrase and the analysis of this poem. Some say the world will end in fire. कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया आग में खत्म हो जाएगी। Some say in ice, और कुछ लोग कहते हैं कि बर्फ से, आइस से खत्म होगी। ना ये जो सम बोला है इसका मतलब है एक जनरल ओपिनियन, किसी एक इंडिविजुअल की बात नहीं की जा रही है, एक जनरल ओपिनियन दुनिया में। ओके, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, नाउ कम्स द रियल मीनिंग, द मेन थीम ऑफ द पोयम, कि पोएट कह रहा है कि लेकिन मेरा अपना जो अनुभव है जीवन से, whatever I have experienced, now I means the poet, whatever the poet has experienced in his life, throughout his life, regarding what, regarding desire, महत्वाकांक्षाएं, इच्छाएं लोगों की जो होती हैं, जो इच्छा, जो लालच, जो महत्वाकांक्षाएं होती हैं जीवन में बहुत कुछ पाने की, ये जो इच्छाएं हैं, ये जो डिजायर्स हैं, सो ही सेज फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। आई होल्ड विद दोज मतलब आई अग्री विद देम दोज हु से दैट वर्ल्ड विल एंड इन फायर, यानी जो कुछ भी मैंने अपने जीवन में सीखा है या जो कुछ भी मैंने अनुभव किया है, मैंने से मतलब यहाँ याद रहे कि पोएट से है, सो जो कुछ भी मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है उसके हिसाब से तो मैं उन लोगों के संग सहमत हूं जो ये कहते हैं कि दुनिया आग में खत्म हो जाएगी। और क्या अनुभव किया है पोएट ने, डिजायर, यानी पोएट का कहना है कि इच्छाओं के बारे में, जीवन में अति ज्यादा इच्छाओं से रिलेटेड, इच्छाओं से संबंधित जो भी उसके अनुभव रहे हैं, उसके भरोसे पे, उसके बेसिस पर पोएट ये कह सकता है कि जो लोग कहते हैं कि दुनिया आग से खत्म होगी वो सही कहते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज इट, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, एंड ही सेज कि और यदि इतने पे भी खत्म ना हो, यदि फिर खत्म करना हो, अभी भी खत्म ना हो, तो मैं पूरे दावे के संग कह सकता हूं कि नफरत, हेट मतलब नफरत, hate to say that for destruction ice is also great and would suffice, and he says कि यदि आग से दुनिया खत्म नहीं होती है तो फिर तो मैं पूरे यकीन के संग कह सकता हूँ, नफरत जितना मैंने जानता हूँ, जितना मैंने देखा है नफरत को, कि यदि आग से दुनिया खत्म नहीं होती है तो बर्फ में भी इतनी ताकत है कि दुनिया को दोबारा खत्म कर दे। ओके, सो व्हाट इज एक्चुअली द मीनिंग ऑफ दिस, इसका सेंट्रल आइडिया क्या है, थीम क्या है पोयम का, थीम ये है कि डिजायर्स एंड हेट्रेड ये ह्यूमन रिलेशनशिप्स को बड़े आराम से खत्म कर सकते हैं, पूरे तरीके से फिनिश कर सकते हैं ह्यूमन रिलेशनशिप्स को, डिजायर्स एंड हेट्रेड। नाउ व्हाट इज डिजायर ओवर हियर, लेट अस सी, हियर desires refer to fire, and hate, that is hatred, refers to ice. So यहाँ पे इस पोयम में फायर और आइस एक्चुअली वो नहीं है जो रियल लाइफ में हम फायर और आइस को जानते हैं, यानी वो एलिमेंट्स नहीं है जो फायर और आइस एक्चुअली होते हैं, आग और बर्फ। यहाँ पे फायर रेफर करता है डिजायर्स को और आइस रेफर करता है यहाँ पे हेट्रेड को, यानी कि इंसान बिल्कुल खत्म कर देगा दुनिया को यदि उसके डिजायर्स अनकंट्रोल्ड रहे, यदि उसके जीवन की इच्छाएं कंट्रोल में नहीं आई, यदि उसका जीवन महत्वाकांक्षाओं से, एम्बिशन से, डिजायर से, लस्ट से, ग्रीड से भरा रहा, सो द वर्ल्ड विल एंड वेरी सून। व्हाई? बिकॉज दिस विल लीड टू एक्सट्रीम सेल्फिशनेस। ये किस चीज को लीड करेगा? एक्सट्रीम सेल्फिशनेस।
एक्सट्रीम सेल्फिशनेस आ जाएगी अगर कहीं पर एक्सट्रीम डिजायर्स होंगे। अनकंट्रोल्ड डिजायर्स लोगों को सेल्फिश बनाएंगे और लोग एक दूसरे की फिक्र करना और ह्यूमन बीइंग्स का जो इम्पोर्टेंस है उसको भूल जाएंगे, मटीरियलिस्टिक हो जाएंगे, अपने ही जीवन को भरने में कंज्यूमरिज्म बढ़ जाएगा, जो भौतिक सुख है जीवन के उनके पीछे भागने लगेंगे और जो जीवित इंसान है उसकी कद्र कम होती जाएगी। दिस इज व्हाट इज मेंट। बट हमने भी बताया कि जो दुनिया में उस समय एक डिबेट चल रहा था कि फायर से खत्म होगा या आइस से खत्म होगा, यहाँ पे ये बताना चाह रहा है पोएट कि एक्चुअली फायर और आइस अलग अलग नहीं है, फायर और आइस इंटरकनेक्टेड हैं। यानी डिजायर्स और हेट्रेड ये इंटरकनेक्टेड फीलिंग्स हैं। जब हमारे मन में एक्सट्रीम डिजायर्स होंगे तभी हमारे दिल में हेट्रेड जागेगी। कैसे जागेगी? जब डिजायर्स हैं तो सेल्फिशनेस आएगी, जब सेल्फिशनेस आएगी तो दूसरों के प्रति हेट्रेड या इंडिफरेंस। इंडिफरेंस का मतलब होता है दूसरों से, दूसरों की स्थिति से, दूसरों की परिस्थिति से जब हमें कोई फर्क ना पड़े, इनडिफरेंस। यानी कि जब एक्सट्रीम डिजायर्स होंगे लाइफ में तब लोगों के मन में एक्सट्रीम सेल्फिशनेस होगी, लोग मटीरियलिस्टिक होंगे, कंज्यूमरिज्म बढ़ेगा, उपभोक्तावाद जिसे हिंदी में कहा जाता है। तो लोगों के मन में एक दूसरे के लिए जो भावनाएं हैं, जो सिंपैथी है, जो एम्पैथी है, जो सद्भावना होती है, जो एक ह्यूमन रिलेशनशिप्स की वार्मथ होती है, वो सब धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और तब क्या बढ़ेगा? इंडिफरेंस। यानी फायर से ही आगे ये कनेक्टेड है, यानी दुनिया पहले फायर से खत्म होगी और जो कुछ अगर बच गया है फिर भी तो वो आइस खत्म कर देगा। पहले हमारी इच्छाएं दुनिया को खत्म कर देंगी, ह्यूमन बीइंग्स के रिलेशनशिप्स को खत्म कर देंगी, और जब इच्छाओं के बाद जो बचा खुचा इंसान का एक दूसरे से रिश्ता रह जाएगा उसे हेट्रेड और इंडिफरेंस खत्म कर देगा। दुनिया के ज्यादातर वॉर्स, लड़ाइयां, दुश्मनी, ये सब क्यों होता है? इट ऑल स्टार्ट्स विद सेल्फिशनेस एंड डिजायर एंड इट फाइनली कंटिन्यूज एंड एंड्स विद इनडिफरेंस एंड हेट्रेड। और जब एक्सट्रीम हेट्रेड होता है तो लोग वॉर करते हैं, लड़ाइयां करते हैं, राइट्स होते हैं, एक दूसरे को मारते हैं। जो हम सुनते हैं कि इतनी दुनिया में नफरत फैली हुई है, कम्युनिटीज में इतनी नफरत होती है, टेररिस्ट अटैक्स होते हैं, दो देशों के बीच में वॉर होता है, एक देश के ही दो कम्युनिटीज में लड़ाई होती है, ये सब क्यों होता है? डिजायर फॉलोड बाय इंडिफरेंस या हेट्रेड। पहले हम अपने लिए सोचना शुरू करते हैं, पहले हम स्वार्थी बनते हैं और स्वार्थी बनने के बाद, मतलबी बनने के बाद फिर हमारे मन में दूसरों के प्रति नफरत और दूसरों के लिए एक्सट्रीम डिसलाइक जागता है, जो फाइनली लोग हर चीज को किल करके खत्म कर देता है। सो दिस इज व्हाट द एंटायर पोएम टॉक्स अबाउट। बहुत छोटी सी पोएम है लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत रेलेवेंट मैसेज है इसका। ओके, so I hope the meaning of the poem is clear to you. Now let's talk about the poetic devices used in this poem. Generally हर poem में, almost हर poem में जो सबसे common poetic device use होता है, let us talk about the poetic devices used here. हर एक poem का सबसे common जो poetic device होता है वो होता है alliteration. एलिट्रेशन, जैसा कि मैंने डस्ट ऑफ स्नो वाले लेक्चर में भी बताया था कि एलिट्रेशन जो होता है ये एक्चुअली है साउंड का रिपीटिशन। चाहे दो लगातार वर्ड सेम साउंड से स्टार्ट हो रहे हो या किसी एक लाइन में एक प्रोमिनेंट साउंड रिपीट कर रहा हो, एक स्ट्रेस्ड सिलेबल रिपीट कर रहा हो, ओके, उसको हम एलिट्रेशन बोलते हैं। सो इफ यू सी द पोएम, लेट्स गो बैक टू द टेक्स्ट। इफ यू सी द पोएम, द फर्स्ट लाइन, इसका पहला एग्जाम्पल फर्स्ट लाइन ही हो जाएगा, सम से। नाउ इफ यू सी स, याद रहे एलिट्रेशन स्पेलिंग से नहीं होता है, एलिट्रेशन साउंड से होता है, स। ओके, दूसरे लाइन में भी अगेन यही चीज है, सम से इन आइस, सो सेम सेकेंड लाइन में भी हो जाएगा।
देन दूसरा एग्जाम्पल इसका क्या हो सकता है, लेट्स सी द फोर्थ लाइन, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर. सो फेवर फायर, फेवर फायर, ये फ और फ ये भी एलिट्रेशन है. ओके, सो दिस इज एलिट्रेशन इन दिस पोएम. नॉट एनी अदर पोएटिक डिवाइस यूज्ड. वी कैन से दैट इमेजरी बहुत स्ट्रॉन्ग है. अब इमेजरी क्या होता है? इमेजरी इज अ डिस्क्रिप्शन विच अपील्स टू आवर सेंसेस. जैसे कि जब हम ये पोयम पढ़ रहे थे, फायर और आइस और दुनिया आग में जल के खत्म हो जाएगी या पूरा बर्फ जम जाएगा, आई एम श्योर तुमने जब मेरे एक्सप्लेनेशन के पैरेलल तुमने वो इमेजिन भी कर लिया होगा. तुम्हारे दिमाग में वो पिक्चर आ गई होगी कि सब जगह आग लगी हुई है या सब जगह बर्फ जमी हुई है, आइस एज आ गया है. तो ऐसा डिस्क्रिप्शन जो हमारे सामने एक मेंटल इमेज क्रिएट कर दे, उसे हम बोलते हैं इमेजरी. और जो ये पर्टिकुलर इमेजरी होती है जो मेंटल इमेज क्रिएट करती है, उसे हम विजुअल इमेजरी बोलते हैं. ओके, सो इसमें जो डिस्क्रिप्शन है पूरा, दैट क्रिएट्स एन इमेज इन द माइंड एंड दैट इज व्हाई इट इज इमेजरी. ओके, नाउ नेक्स्ट इज सिंबॉलिज्म. फायर और आइस एक्चुअली यहाँ सिंबल्स हैं. यहाँ पे फायर और आइस जो है वो दुनिया में जो हेट्रेड है और जो डिजायर्स हैं. फायर स्टैंड्स फॉर डिजायर एंड आइस स्टैंड्स फॉर हेट्रेड एंड इनडिफरेंस इन दिस वर्ल्ड. सो ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये जो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स हैं, डिजायर और हेट्रेड. एब्स्ट्रैक्ट यानी जिसे हम ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं. तो ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे कि डिजायर, लस्ट, ग्रीड, सेल्फिशनेस, ये सारे एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स हैं और इनको हम एक सिंबल फायर के थ्रू यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं. सिमिलरली हेट्रेड, इनडिफरेंस, डिसलाइक, ये सब जो हैं ये अगेन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको हम आइस के थ्रू यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं. सो फायर और आइस एब्स्ट्रैक्ट चीजों का सिंबल बन के यहाँ पे यूज हुए हैं और इसीलिए सिंबॉलिज्म भी यहाँ पे यूज्ड है. ओके, सो सिंबॉलिज्म इज द थर्ड पोएटिक डिवाइस यूज्ड हियर. नाउ और यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं? व्हाट एल्स कैन वी सी? लेट्स चेक द टेक्स्ट एंड सी व्हाट इज देयर इन द टेक्स्ट. ओके, अब एक और यहाँ पे पोएटिक डिवाइस हम यूज कर रहे हैं, दैट इज एनाफोरा. एनाफोरा का मतलब होता है कि जब दो लाइन या दो से ज्यादा लगातार लाइंस, कॉन्जिक्यूटिव लाइंस, वन आफ्टर द अदर, व्हेन दे स्टार्ट विद द सेम वर्ड, दैट इज कॉल्ड एज एनाफोरा. सो इफ यू सी द फर्स्ट टू लाइंस ऑफ द पोएम, लेट्स चेक द टेक्स्ट. सम से द वर्ड विल एंड इन फायर, और उसके बाद नेक्स्ट है सम से इन आइस. यानी सम से ये दोनों लाइंस स्टार्ट हो रही हैं. तो लाइंस 1 and 2 you can say that there is anaphora used in these lines. So anaphora is when two or more than two consecutive lines start with the same expression, same words or same expression. Okay, so with this we come to the end of the explanation part of this chapter, and we have also discussed the various poetic devices used. Now let's come to some questions. इसमें लेट्स डिस्कस द क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी के टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं. पहला क्वेश्चन है, देयर आर मेनी आइडियाज अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड. डू यू थिंक द वर्ल्ड विल एंड समडे? हैव यू एवर थॉट व्हाट? हैव यू एवर थॉट? लेट्स कंटिन्यू. व्हाट वुड हैपन इफ द सन गेट्स सो हॉट दैट इट बर्स्ट्स और ग्रोज कोल्डर एंड कोल्डर? यानी कि अगेन एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन के लिए पूछा गया है तुम्हारा ओपिनियन, कि जैसे दुनिया में लोग कहते हैं कि कभी तो दुनिया खत्म होगी, तो कैसे खत्म होगी? तुमने क्या सोचा है? क्या सूरज बहुत गर्म हो जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा, यहाँ पे फायर बॉल्स गिरने लगेंगे धरती पर, या फिर धीरे धीरे सूरज का टेम्परेचर कम होने लगेगा और अर्थ पे पूरा आइस एज आ जाएगा? सो यू नीड टू थिंक एंड राइट ऑन दिस. दूसरा है, फॉर फ्रॉस्ट व्हाट डू फायर एंड आइस स्टैंड फॉर?
and there are some words. So fire stands for, of course, the greed, desire, and ice stands for indifference, hatred. Okay, so there are some words like greed, avarice, lust, all these you can say they stand for fire. I'm just reading out, ये book में भी तुम्हारे दिया हुआ है. Greed, avarice, lust, conflict and fury, ये सारे fire को represent कर रहे हैं. And cruelty, intolerance, rigidity, insensitivity, coldness, indifference, hatred, ये सब ice से related है. Ice इसको represent कर रहा है. What is the rhyme scheme of the poem? Now rhyme scheme, I hope you understand what is rhyme scheme. Now if you don't understand, now let us discuss. इस poem को ही देखते हैं कि rhyme scheme क्या होता है. Rhyme scheme निकालना बहुत ही आसान होता है. See, जो पहला लाइन है पोयम का, आई एम राइटिंग दैट सम से द वर्ल्ड will end in fire. Okay, ये पहला line है and there is a comma after this. The second line is some say in ice, full stop. The third line is from what I have tasted of desire. There is nothing over here. I hold with those who favor fire. सिर्फ 4 लाइन को देखते हैं, इन्हीं से हमें क्लियर हो जाएगा कि क्या है फिगर राइमिंग स्कीम. नाउ सब कुछ छोड़ के सिर्फ लास्ट वर्ड्स पे ध्यान दो. इस लाइन का लास्ट वर्ड है फायर, इस लाइन का लास्ट वर्ड है आइस, इस लाइन का भी लास्ट वर्ड है डिजायर और इसका लास्ट वर्ड है फायर. ओके, सो सी फायर, आइस, डिजायर, फायर, यानी पहले 4 लाइन के जो लास्ट वर्ड्स हैं ये 4 हैं. नाउ जब हम बोलते हैं फायर तो कुछ सुनाई दे रहा है, कोई एक शब्द सुनाई दे रहा है, तो जो हमें सुनाई दे रहा है फायर बोलने पर उसका नाम रख देते हैं ए. ठीक, अब हम जब आइस बोले तो क्या आइस सुनने में वैसा ही लग रहा है जैसा फायर होता है? नहीं, आइस अलग साउंड है. आइस बोल रहे हैं तो अलग आवाज आ रही है, तो इस आवाज का नाम रख देते हैं बी. ओके, अब जब डिजायर बोल रहे हैं तो सुनने में कैसा लग रहा है? फायर की तरह लग रहा है, आइस की तरह लग रहा है या अलग लग रहा है? डिजायर सुनने में फायर जैसा काफी कुछ लग रहा है, तो इसको भी बोल देते हैं ए. और फायर का तो हमने नाम दिया ही हुआ है ए. यानी ये जो 4 लाइंस हैं इनके जो लास्ट वर्ड हैं वो सुनने में जैसे लग रहे हैं उसके हिसाब से हमने उनका एक नाम रख दिया. तो अगर ये चारों को एक लाइन में लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा? ए बी ए ए. यानी पहली 4 लाइन की राइम स्कीम ए बी ए है. The rhyme scheme is the pattern in which the rhyming words are arranged in consecutive lines. Okay, so this is the rhyme scheme of this poem's first 4 lines. Generally poems में जो एक stanza की rhyme scheme होती है वही पूरे poem की भी होती है, but यहाँ इस poem में क्या ऐसा है? Let's see. But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice. यानी लाइन नंबर 5 का लास्ट वर्ड है twice, लाइन नंबर 6 का है hate, लाइन नंबर 7 का है ice, लाइन नंबर 8 का है great और लाइन नंबर 9 का है suffice. twice, ice और suffice ये सुनने में एक जैसे लग रहे हैं और hate और great एक जैसे लग रहे हैं. यानी अगर अगली 5 लाइनों का हमें राइम स्कीम बनाना हो तो वो क्या बनेगा?
C, D, C, D and C. फर्स्ट 4 लाइन्स का ये है और नेक्स्ट 5 लाइन्स का ये राइम स्कीम है. सो राइम स्कीम अगेन आई एम टेलिंग, लास्ट वर्ड्स किस तरह से राइमिंग वर्ड्स अरेंज किए गए हैं कॉन्जिक्यूटिव लाइन्स में, उसके बेसिस पर राइम स्कीम डिसाइड किया जाता है. ओके, नाउ let us come to the next question. Let's see if there is any. Let's come to the next question. Okay, so this happens to be the last question worth discussing of NCERT exercise, and with this, children, we come to the end of this lecture on fire and ice. Now when we meet next, we will be taking up the next story from the book, that is your textbook, First Flight. And till then, all of you take care, stay happy, keep your notes ready, keep revising, write all the NCERT answers in your notebooks and remain updated with your syllabus. Okay, do check the new paper pattern which is available on CATG YouTube channel, and that is quite different from last year, so you must go through it. And till we meet next, bye.